आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी मतलब जो हिंदी कंपलसरी है उसमें आते हैं 3 यूनिट आते हैं, लेकिन उसका पेपर का नाम है भाषा और संप्रेषण। भाषा और संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब क्या है? संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि अपन जैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मतलब क्वेश्चन आ गया कि भाई डिफाइन संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? तो ये जो शब्द है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, ये शब्द का जो मेन क्या कहते हैं ओरिजिनेशन है वो एक लैटिन शब्द कम्युनिस से है, जिसका अर्थ है साझा करना। साझा करना मतलब शेयर करना, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर अपनी विचार, अपनी भावनाओं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे अपन संप्रेषण कहते हैं। तो जब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्या है, संप्रेषण की ज़रूरत क्या है? तो ये सारी जितनी भी अपनी आदान प्रदान होता है बातों का, जैसे कि शिक्षा हो गई, जैसे अभी अपना ये चल रहा है, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप में से कोई देख रहा होगा, तो वो भी एक संप्रेषण का ही एक टाइप है, जिसमें अपन शिक्षा, व्यापार, संबंध, प्रशासन सब कुछ प्रभावी रूप से कर सकते हैं। इससे होता क्या है, इसका मेन यूज ये कि गलतफहमियों को दूर करता है और संबंधों को मजबूत करता है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में पांच पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि एक तो है प्रेषक यानी कि सेंडर, दूसरा होता है संदेश यानी कि मैसेज, और तीसरा माध्यम या फिर चैनल, और चौथा आता है प्राप्तकर्ता रिसीवर, और पांचवा आता है प्रतिपुष्टि या उसको इंग्लिश में फीडबैक भी बोलते हैं। अब सेंडर कौन है? जो संदेश भेजेगा। अब संदेश तो अपने को पता है, मैसेज, जो भी मैसेज वो भेज रहा है। अब माध्यम क्या है कि अपन किस वे में भेज रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं, फ़ोन करके भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, या बोल के जा रहे हैं, या लिख के जा रहे हैं। और प्राप्तकर्ता कौन है? जिसको संदेश जाता है यानी कि रिसीवर। और प्रतिपुष्टि फीडबैक कि भाई अपन ने जो उसको जो भी बोला वो उसको समझ में आ गया या कि नहीं आया, या उसको कुछ मतलब उसको जो चाहिए था उसको वो मिला कि नहीं, यानी कि अपनी प्रतिक्रिया कि अपने जो संचार, हमने जो संचार किया था क्या वो सफल हुआ है कि नहीं। अब इसमें संप्रेषण की कुछ चुनौतियां भी आती है। पहली चुनौती तो है भौतिक बाधा, यानी कि मान लीजिए शोर है या कहीं से दूर, मतलब क्या कहते हैं, बोलने और सुनने वाले में दूरी है थोड़ी, या इंटरनेट खराब है, या कोई भी जितने भी जो है जियोलॉजिकल रीजन है उसको अपन भौतिक बाधाएं कहते हैं। दूसरा आता है भाषाई बाधा है, मतलब अलग अलग भाषा। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा वो साउथ में जाके हिंदी में भाषण दे रहा है, तो आधे लोगों को समझ में आएगा जिसको हिंदी आती है। अब जिसको हिंदी नहीं आती है वो समझ ही नहीं पाएगा, तो वह एक थोड़ी चुनौती ज़रूर बन जाती है। या कभी कभी एक कठिन शब्द, जैसे अपन को संप्रेषण कर रहा है जिसमें वो एक कठिन शब्द आ गया तो वो बोलने में थोड़ा अपन फंबल कर जाते हैं, तो वो थोड़ी सी एक और बाधा वो भी आती है। और तीसरी जो भाषाई बाधा आती है वो है टेक्निकल शब्द। अब जैसे कोई बड़े बड़े शब्द होते हैं जैसे टेलीकम्युनिकेशन, या हर कोई नहीं बोल सकता टेलीकम्युनिकेशन, तो वो कभी कभी वो चेंज हो जाता है, मतलब उसको बोलने में समस्या आती है उसको। इसका फिर स्ट्रेटेजी क्या है कि इसको सुधारे कैसे, मतलब इसकी रणनीति क्या है जिससे ये बाधाएं ना आए। तो उसमें अपन ये कर सकते हैं, एक तो सरल भाषा का प्रयोग करें, मतलब भाषा जितनी सीधी सिंपल सरल हो उतना अच्छा, सबको अच्छे सुना ही देगा, लोग सब अच्छे से समझ भी पाएंगे। और दूसरा है सक्रिय श्रवण, यानी कि ध्यान से सुनना, और माध्यम से ही चुनना। कि जैसे कोई टीचर है तो टीचर बच्चों को पढ़ाए तो ज़्यादा बेटर है अदर देन किसी क्वालिफाइड लोगों को, क्योंकि माध्यम का भी एक फ़र्क पड़ जाता है कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपकी पूरी जो भी संप्रेषण का जो भी ओवरव्यू है वो एक बच्चे के लिए सेंटर्ड है, जबकि किसी और के लिए नहीं है। तो अगर कोई और सुनेगा तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को तो मज़ा नहीं आया, पर बच्चे को पढ़ाओगे तो बच्चा समझ जाएगा। फिर इसमें 2 टाइप और आते हैं, मौखिक लिखित। ये तो अपन सब जानते हैं, मौखिक मतलब जो बोल के किया जाता है, तेज होता है और तुरंत भी फीडबैक मिल जाता है कि मैंने किसी को कुछ बोला, उसको वो चीज़ पसंद आई नहीं आई, वो सीधे सीधे सामने से बता देगा। और दूसरी आती है रिटर्न, लिखित, कि मतलब लिख के जाते हैं, जैसे कि लेटर हो गया, ईमेल हो गया। ये मोस्टली फॉर्मल होता है और इसका रिकॉर्ड जो है अपन रख सकते हैं। और जो है अपना जो कम्युनिकेशन है इसके भी 3 टाइप होते हैं, एक तो व्यक्तिक, सामाजिक और व्यावसायिक। व्यक्तिक में क्या होता है कि या तो आदमी खुद, इंसान खुद से बात करता है, या 2 लोगों के बीच में जो उनकी जो पर्सनल बात होती है वो, यानी कि जो भी दो दोस्तों के बीच में हो गई या किसी के भी बीच में हो गई, 2 लोगों के बीच में, तो वो होती है व्यक्तिक संप्रेषण। फिर आता है सामाजिक संप्रेषण। इसमें क्या होता है कि समाज में जितने भी लोग हैं उनसे घुलने मिलने में जो बातचीत की जाती है वो सामाजिक होती है। अब ये क्या है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्तिक संप्रेषण है वो मोस्टली कैसे इनफॉर्मली रहेगा, क्योंकि 2 ही लोग हैं। अब इसमें क्या फॉर्मेलिटी रखनी है। और तीसरा आता है व्यावसायिक संप्रेषण, जो कि ऑफिस या किसी भी व्यापार के उद्देश्य से जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जो भी फॉर्मल संचार होता है
वो व्यावसायिक संचार के रूप में आता है। अब जैसे कि इसमें एक आता है कि भ्रामक संप्रेषण। भ्रामक संप्रेषण आजकल बहुत चल रहा है सोशल मीडिया में, कि भाई जब कोई जानकारी है वो जानकारी अधूरी है या झूठी है या स्पष्ट है, जिसको अगर कोई सुनेगा तो उसका गलत अर्थ भी निकाल लेता है। तो यानी कि जब तक बात पूरी सही नहीं हो और उसे क्या कहते हैं कम्युनिकेट कर देना, तो ये भ्रामक संप्रेषण में आता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रूमर्स, यानी कि अफवाह। अब ये हो गई पहली यूनिट खत्म। दूसरी यूनिट आती है संप्रेषण के माध्यम, यानी कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें पहला आता है कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन क्या होता है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो भी सामान्य, जो भी जनरल बात हो रही है या इनफॉर्मल बात हो रही है, जैसे मान लो कोई ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप है, उनमें जो बात होती है या जो दो दोस्त जो बात करते हैं, ये सब मोस्टली का वार्तालाप यानी कन्वर्जेशन में आती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है संबंध बनाना या समय बिताना। इसमें व्याकरण के नियमों का पालन हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब देखो दो लोग बात कर रहे हैं तो क्या करोगे ग्रामर अच्छी रख के? जो जैसे सामने वाले को समझ आ रही है, जितनी आसानी से वो समझ जाएगा उतनी आसानी से ठीक है, अपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना। दूसरा आता है एकालाप। एकालाप यानी कि मोनोलॉग। मोनोलॉग में क्या होता है कि एक व्यक्ति बोलता है और बाकी सब सुनते हैं। इसमें क्या होता है कि वक्ता, जो वक्ता क्या होता है? वक्ता वो होता है जो बोलता है, बोलने वाला। तो वक्ता अपने विचार रखता है, लेकिन उसे तुरंत जवाब की उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि अब देखो एक अकेला आदमी बोल रहा है, 100 लोग सुन रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब एक साथ सब मतलब उसने जो भी कहा उसका जो भी जवाब है वो सब 100 लोग एक साथ देंगे, वो एक साथ सुन नहीं सकता, तो वो उम्मीद ही नहीं करता कि भाई कोई जवाब देगा। अब इसके उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण, सबसे जो प्रोमिनेंट उदाहरण है वो है भाषण। भाषण यानी कि जो नेता लोग भाषण देते हैं या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकिंग, कोई भी सेमिनार हो, तो वो मोस्टली एक मोनोलॉग का ही काम करता है। अब अगला आता है संवाद। संवाद ये थोड़ा जो है वार्तालाप यानी कन्वर्जेशन जैसा ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा गहरा, उससे थोड़ा डीप और थोड़ा सा फॉर्मल होता है। ये कहाँ यूज़ होता है? तो मोस्टली कहानियों में यूज़ होता है या नाटकों में यूज़ होता है, वहाँ जो दो कैरेक्टर जो बात करते हैं वो होती है अपनी संवाद। और चौथा आता है सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जब भी कोई एक समूह यानी कि एक ग्रुप किसी एक स्पेशल टॉपिक या किसी प्रॉब्लम के ऊपर अपने विचार रखता है, जैसे उसकी कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि पेट्रोटिज्म हो गया, तो हर आदमी पेट्रोटिज्म पे क्या सोचता है वो अपने अपने पॉइंट्स रखता है और उस दूसरों के पॉइंट्स को सुनता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि किसी भी समस्या या किसी भी विषय पे के नए निर्णय पे पहुंचना या नए विचार उत्पन्न करना। यानी कि जैसे मान लो कि पेट्रोटिज्म पे बात हो रही है, पेट्रोटिज्म को लेके मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ये है और इसका ये मेरे लिए ये निर्णय है। लेकिन अब अगर मैं पेट्रोटिज्म के किसी ग्रुप डिस्कशन में जाता हूँ, मैं 4 लोगों को सुनूंगा कि भाई किसी आदमी के लिए ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, किसी आदमी के लिए ये चीज़ मैटर करती है, तो फिर मैं उस वहाँ से आके फिर ये भी सोच सकता हूँ कि भाई उसने ऐसा क्यों सोचा, या ऐसा भी सोच सकता था, उसने ऐसा क्यों बोला। अब इसमें ज़रूरी क्या है? इसमें अपने को बोलने के साथ साथ दूसरों के सुनने का जो कौशल है, कि मतलब अपन बोलेंगे तो सब लोग सुन रहे हैं, पर अगर सामने वाला भी बोल रहा है तो अपने को भी ज़रूरी है कि सुनना है। अगर अपन ढंग से नहीं सुनेंगे तो अपन उसके विचार अपने से समझ नहीं पाएंगे और फिर थोड़ी गलतफहमी वगैरह आएगी। अगला आता है प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें जो सामने जो सुनने वाला है और जो बोलने वाला, तो बोलने वाले ने कुछ बोला, सुनने वाले ने वो सुना। अब अगर जो सुनने वाले ने जो सुना वो अगर एकदम उसे ठीक समझ में आ गया, यानी उसको कोई डाउट नहीं रहा, उसको एकदम क्लियर कट समझ में आ गया, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हमारे बेस्ट एग्जांपल ये ले कि बेस्ट एग्जांपल लेने के लिए तो ऐसा कुछ अभी तो नहीं है, पर हाँ इसके कुछ गुण होते हैं। पहला गुण तो है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास कंसाइजनेस होनी चाहिए। कंसाइजनेस मतलब कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना, आपकी भाषा सही होनी चाहिए और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसी के साथ सेकंड यूनिट भी खत्म होती है। अब अपन आते हैं थर्ड यूनिट पे, या जिसको कहते हैं रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। थर्ड यूनिट का नाम है रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पढ़ना और समझना। अब इसमें होता है गहन अध्ययन, पहला आता है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इंटेंसिव रीडिंग। इसका क्या मतलब है? जैसे कोई भी पार्ट हो गया, किसी भी पुस्तक का कोई पार्ट हो गया, उसके एक एक शब्द को, उसके अर्थ को समझते हुए अगर अपन पढ़ते हैं तो वो इंटेंसिव स्टडी आती है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी पार्ट के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। पूर्ण ज्ञान मतलब कि एक एक वर्ड को याद रखना। जैसे कि पुस्तक अपन पढ़ते हैं तो वो एक एक वर्ड का ही अपन मीनिंग समझते हैं, ठीक है। अगला आता है अध्यायहार।
अध्यय है, या इसको अपन इंग्लिश में इन्फेरेंस भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी कविता है या कोई भी पद्य है, इसमें कभी कभी कुछ शब्द छूट जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर छोड़ दिए जाते हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन उन शब्दों को हटाने के बाद भी उसका जो अर्थ है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ऐसा सब है। और तीसरा आता है सार व अन्वय। सार को बोलते हैं समरी और अन्वय को बोलते हैं सिंटेक्स। सार तो मतलब किसी भी बड़े पार्ट या किसी भी बड़े लेख का जो निचोड़, उसका मेन आइडिया, उसका कोर, उसको अगर अपन कम शब्दों में लिखे तो समरी। जैसे मान लो 10 पेज का कोई पार्ट है, उसका अगर हम उसका मेन कोर 1 से 2 पेज में निकालते तो जो 1 से 2 पेज में अपन ने निकाला है वो उसका समरी होगी। ठीक है। और अन्वय क्या होता है? अन्वय जैसे होता है कि कोई भी कविताएं होती है उसमें कभी कभी कुछ शब्द आगे पीछे हो जाते हैं जिससे समझ तो आ जाती है पर वो ग्रामेटिकली सही नहीं होता है, तो उन शब्दों को ग्रामर के अकॉर्डिंग लगाते हैं और जो लगा के जो भी मीनिंग निकलता है, अगर मीनिंग स्पष्ट निकल रहा है तो उसे अन्वय बोलते हैं। चौथा आता है विश्लेषण और व्याख्या। विश्लेषण तो हम समझते हैं, विश्लेषण का इंग्लिश में होता है एनालिसिस, और व्याख्या का होता है इंटरप्रिटेशन। अब विश्लेषण क्या होता है कि जैसे कोई भी विषय है, जैसे मान लो साइंस है, या साइंस में भी कोई चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अब उसकी समरी तो अपन जैसे मान लो 1-2 पेज में निकाल ले, पर अगर अपन उसी पार्ट को अगर अपन कुछ छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दे और उसकी एक एक करके समरी निकाले तो वो एक एनालिसिस होगी कि भाई अपन ने हर जैसे मान लो वो अपन ने बात की थी 10 पेज का पार्ट है, उसको अपन ने 1-2 में किया, लेकिन अगर अपन हर पेज को एक पार्ट मान के उसकी समरी निकालते और सबको फिर कंबाइन कर देते तो एक टाइप ऑफ एनालिसिस हो जाती है। व्याख्या तो हम सब जानते हैं, 10th में सबने लिखी थी कि किसी भी कथन या किसी भी पंक्ति यानी किसी भी कविता या किसी भी पद की जो लाइनें हैं उसमें छिपे हुए अर्थ, उसके भाव को, उसके संदर्भ को विस्तार से समझाना। विस्तार से मतलब मान लो 4 लाइन का पद है, उसको अगर अपन 10-12 लाइन में समझा रहे हैं या 12-16 लाइन में समझा रहे हैं तो वो काइंड ऑफ व्याख्या हो जाती है। और लास्ट आता है इसमें ट्रांसलेशन मतलब जैसे किसी भी एक भाषा में आपके पास कुछ भी कंटेंट है, उसको आप दूसरी भाषा में इस तरह बदलना चाहते हैं कि उसका जो कोर आइडिया है, उसका जो मूल अर्थ है वो सेम रहे, उसका जो भाव है वो नहीं बदले। और इसमें भी 2 टाइप के ट्रांसलेशन होते हैं, वर्ड टू वर्ड और सेंस टू सेंस। अब वर्ड टू वर्ड प्रैक्टिकली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बहुत उसके अलग अलग मीनिंग बन जाते हैं, लेकिन जो भावना सेंस टू सेंस है उसमें अपने को पता है कि भाई ये जिसमें लिखा है इसको अगर अपन उस भाषा में किस तरीके से बोल सकते हैं, अपन वर्ड टू वर्ड डिफाइन करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मेरे पास एक एग्जांपल है पर वो बोलना अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर भी बोल देते हैं कि मेरे मामा के वहाँ जैसे मान लो कभी किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, यानी मतलब मान लो किसी एक बंदे ने 1 ओवर में 6 छक्के मार दिए या कुछ भी कर दिया, तो उसको कहते हैं कि आग मुती दियो है। ठीक है, ये हमारे वहाँ गांव में बोलते हैं। अब अगर उसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करें कि ही इज पीइंग फायर, तो ये क्या मीनिंग ही नहीं निकल रहा ना कि क्या वो आग मतलब क्या कहते हैं पी कर रहा है, आग की कर रहा है क्या। तो वही वर्ड टू वर्ड से बिल्कुल सेंस नहीं बनता है, सेंस टू सेंस से बन जाएगी। वो जो लाइन है अपनी आग मुती दियो है, उसका मतलब अपन अगर अपन उसको इंग्लिश में सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका ट्रांसलेशन ये निकलेगा कि ही इज़ फायरिंग, कि मतलब वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत मतलब तड़कता फड़कता आग लगा दी, वो जो अनु मलिक का डायलॉग है तो उस टाइप से। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बिल्कुल भी अच्छा तो होता है पर उसका मीनिंग समझने में लगता है समय। पर जो सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन है वो नई भाषा से आपको कनेक्ट भी जल्दी करा देगा, या मतलब किसी को भाषा आती है तो उसको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो ये उसी के साथ अपने 3 के 3 यूनिट होते हैं। और होप सो जिसने भी वीडियो देखी इसको समझ में आया, और देखो 100 में से 70 नंबर तो कहीं नहीं गया मुझे ऐसा लगता है। तो थैंक्स।